नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। तो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान आंदोलन पर हैं और 56वें दिन बुधवार को सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई, जो कि अब तक की सबसे सकारात्मक बातचीत कही जा रही है। इस बैठक में सरकार ने किसान प्रतिनिधियों को प्रस्ताव दिया कि वो तीनों कृषि कानूनों के अमल को 1.5 साल या उससे अधिक वक्त के लिए डिले कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं, और इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो इसके अमल को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी गठित की गई है उससे अलग सरकार एक नई कमेटी बना सकती है, जिसमें किसान संगठन जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रतिनिधि, कृषि एक्सपर्ट और सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं। और ये कमेटी तीनों कृषि कानूनों के अलग अलग पहलुओं के साथ एमएसपी को लेकर चर्चा करे और फाइनल डिसीजन के साथ आगे आए, और वो जो राय रखेगी उसे सरकार अमल में लाए। और सरकार से मिले इन सकारात्मक प्रस्तावों के बाद आंदोलनकारी जो किसान संगठन हैं उन्होंने कहा कि वो इस पर चर्चा करेंगे, और 22 जनवरी को जब दोबारा से बैठक होगी सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच, तब वो विज्ञान भवन में सरकार के सामने किसान संगठन किसानों की राय रखेंगे। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि क्या संवाद के जरिए अब बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है और इसकी दिशा कैसी है, और जो विकल्प सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वो किसानों के लिए कितने सही नजर आ रहे हैं, और किसान अभी भी जिन बातों पर अडिग हैं, चाहे वो एमएसपी का हो या फिर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का, वहां पर कितना और ज्यादा लचीलापन किसानों की ओर से नजर आ सकता है। साथ ही भविष्य के विकल्प इस संवाद के बाद क्या निकलकर हमारे सामने आ सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ आलोक सिन्हा साहब हैं, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रहे हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रेम एस वशिष्ठ साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में रहे हैं, आपका स्वागत है। और संदीप दास हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत संदीप। शुरुआत में आलोक जी आपसे करना चाहूँगा, सर ये जो बैठक रही है, जो भी 9 दौर की बातचीत हुई है उनमें कहा जा रहा कि सबसे सकारात्मक, पहली बार किसानों ने ऐसा कहा कि वो आपके यानी कि सरकार के जो प्रस्ताव हैं, जो विकल्प हैं, उनको देखते हैं और उन पर सहमत या असहमत या राय के साथ अगले दौर की बैठक में शामिल होंगे। तो सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया, चाहे वो एक नई कमेटी बनाने की बात हो जिसमें किसानों के प्रतिनिधि जो खुद आंदोलन कर रहे हैं वो भी शामिल हों, और चाहे फिलहाल कुछ वक्त के लिए उन तीनों कानूनों को होल्ड करने और उनको लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने की बात हो, इसे कैसे देखते हैं, और सरकार के नजरिए से और किसान के नजरिए से कितने महत्वपूर्ण विकल्प हैं? देखिए, मुझे लगता है ये पिछले 56 दिन का अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन जो भी चला रहे हैं, और जो इनका संगठन उतना सुनियोजित नहीं है, लेकिन जो भी चला रहे हैं उन्होंने अपने डिमांड इतने ऊंचे पिच पे रखा है शुरू से ही। उन्होंने कहा कि तीनों एक्ट्स को रिपील किया जाए, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर अब आप एमएसपी को भी लीगल गारंटी दे दीजिए, जो डिमांड पहले नहीं था। और इस पर वो 9 बार और विज्ञान भवन एनेक्स में जाके गवर्नमेंट के साथ घंटों पर एक कमरे में बंद होके वार्तालाप की, और हर बार वापस आके निकल के यही कहा कि जब तक रिपील नहीं होगा हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। मुझे लगता है अभी एक स्टेज पहुंच गया जिसमें किसान आंदोलन को एक मदद चाहिए इस जैम से कैसे वो निकले। तो उन्होंने अपने डिमांड इतने ऊंचे कर दिए हैं, और अब क्योंकि देश के अन्य प्रांतों से अब धीरे धीरे ये आवाज आ रही है कि ये एक्ट हमारे लिए तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कल जो गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव रखा, ये बहुत ही इट इज अ वे टू हेल्प द किसान आंदोलन आउट, इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल के लिए फार्म लॉज को ऑन होल्ड रख देंगे। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ एक और कमेटी बना लेंगे। अब इसको तो कोई भी आंदोलन इसको इमीडिएटली ठुकरा नहीं सकेगा। अगर इसको भी ठुकरा दे तो वो एक इम्प्रेशन देंगे कि वो इसमें आगे कोई सोल्यूशन की ओर नहीं है, वो बस बैठे रहने में ही उनका मकसद है।
बट इन द लॉन्ग रन केवल वो सिंगू बॉर्डर पे बैठने से उनका काम चलेगा नहीं। उनको, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ये तरीका है टू शो कि वो कैसे अपनी बात भी बनाए रखे, फार्म लॉज भी ऑन होल्ड आ गए और वो गवर्नमेंट को, इट इज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड ऑफर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, मुझे नहीं लगता कि ऑफर गवर्नमेंट उनको कभी देगी। वशिष्ठ सर, क्योंकि जब किसान, क्योंकि शुरुआत से ही उनकी एक ही मांग, दो मांग मैं कहूँ प्रमुख तौर पर, एक एमएसपी को लेकर जो कि लीगल करने की मांग हो रही है, और दूसरा इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है। दोनों पर ही सरकार ने जो विकल्प दिए हैं इस बैठक में, और अब जबकि अगले दौर की जब बैठक होगी वहां पर किसानों ने साफ किया कि अपने संगठन, अपने किसान जो दूसरे संगठन उनके साथ बातचीत करके अपनी राय रखेंगे। इन विकल्पों के बाद किसानों के पास कितना स्कोप दिखता है, और किस तरीके से अगर ट्रस्ट जो डेफिसिट की बात हो रही थी वो इस दौर की बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि वापस एक बार बहाल होता दिखा है? देखिए, इससे जो गवर्नमेंट का ऑफर है कि इसको इन एडवांस या पोस्टपोन किया जा सकता है 1.5-2 साल के लिए, जो भी समय वो निर्धारित करें, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और इस समय जो ये समय मिलेगा इनको, उसको उनको यूज करना चाहिए ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा कि किसान भाइयों को ये समझाने की आवश्यकता है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ और एग्रीकल्चर इनकम्स की ग्रोथ फूड ग्रेन के अतिरिक्त जो आएगी और जहाँ ज़्यादा स्कोप है वो हॉर्टिकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में है। और वहाँ पर कोई एमएसपी की बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली बात, वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना उनके लिए जहाँ इनकम ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये पेरिशेबल गुड्स हैं, इनके लिए उनको क्या प्रावधान चाहिए, तभी इनकम ग्रोथ वहाँ से ज़्यादा आ पाएगी। सिर्फ फूड ग्रेन पे डिपेंड करके बिना डाइवर्सिफिकेशन के लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं आ सकता। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो ये दो एस्पेक्ट पर कि डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी को कैसे इम्प्रूव करना है और हॉर्टिकल्चर की तरफ कैसे डाइवर्सिफाई करना है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फ्लक्चुएशंस प्राइस में काफ़ी होता रहता है टाइम टू टाइम, जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इनकम और प्राइस के लिए, फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स एक्सपर्ट्स जो कमेटी बनेगी, नई बने या जो चल रही है, और किसान भाई साथ में बैठ के ये देखें कि उसको स्टेबलाइज करने के तरीके पे जोर दें। और वो स्टेबलाइज तभी हो सकता है जबकि फार्म लोकेशंस के पास, उनके पास पैकिंग अरेंजमेंट हो, कुछ कूलिंग चैम्बर्स हों और ट्रांसपोर्ट से लिंक हो। ये चीज़ें बड़ी फंडामेंटल है और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस डायरेक्शन में सोचने की आवश्यकता है और इंस्टीट्यूशंस कुछ क्रिएट करने होंगे, जो कि पहले काफ़ी ये डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम कमेटी ने भी रेकमेंड किया है और वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। तो वो एक डायरेक्शन है जहाँ पे ये समय जो इन्होंने एबेंस में रखने की बात की है कानूनों को, इसको यूज किया जाए कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज कितने फास्ट तरीके से और स्टेबल तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं, और वहां पर हैंड होल्डिंग की जो आवश्यकता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे। तो ये मुद्दे पे अब ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए जी, लेकिन जहां जिस तरीके से संदीप, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो विकल्प इस वक्त, मैं अगर सिर्फ उन्हीं पर फोकस करूं, जो सरकार की ओर से विकल्प दिए गए हैं और जो किसानों की मांग थी, उन दोनों के बीच में क्या कोई और ऐसे आपको लगता है ऑप्शंस निकलते हुए नजर आ रहे हैं? जबकि सरकार ने कहा कि कुछ वक्त के लिए हम मुलतवी कर सकते हैं, हम स्टे कर सकते हैं, इनको लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है, और एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कहा कि जो एक कमेटी बनेगी वो तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद और ज़मीनी हकीकत क्या है उसके आधार पर अपनी राय, अपने नतीजे को सामने रखेगी और उस पर अमल के लिए सरकार
आगे बढ़ेगी? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो एमएसपी का मांग है तो ये 3 कानून के दायरे में नहीं आता है। एमएसपी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, अभी भी है वही ऑर्डर है। और मैं फिर दोहराता था, मैं पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम में यही कहा हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऑपरेशन भारत में कितना लोग को होता है? ओनली राइस, व्हीट और कॉटन, ऑयल सीड्स और पल्सेस और थोड़ा सा कोई कोपरा अगर केरला में होता है तो ये तो एमएसपी का दायरा होता है। हालांकि 23 कमोडिटी में कमीशन पर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस डिक्लेयर करते हैं एमएसपी। तो एमएसपी मोस्टली जो है सो सीरियल क्रॉप्स में है। तो मोर फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या डेयरी है। देखिए मिल्क सबसे बड़ा चीज है एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन पूरा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में। तो वो तो आउटसाइड ऑफ एमएसपी में। तो ये जो एमएसपी का मामला में लीगली वैलिड नहीं है। तो जो इन्होंने सरकार ने जो बुधवार को जो मीटिंग हुआ था उसमें जो सरकार ने रखा कि 1.5 साल के लिए वो ये कानून को थोड़ा सा एबेंस और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट भी अभी जजमेंट में भी वही बोला कि अभी इस कानून लागू नहीं होगा। और शुक्रवार को जब ये फिर भी दोबारा मीट होगा सरकार और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में तो कोई हल निकलेगा। क्योंकि कितना दिन तक अब चला सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट जब दायरे में है, कमिटी बैठाएगा। मुझे लगता है एमएसपी के ऊपर जो सरकार का प्रपोजल है, जो कमिटी बैठाने का, इज इट रियलिस्टिक टू हैव एमएसपी? क्योंकि आप मार्केट डिस्टोर्शन करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैन नॉट बी ए रियलिस्टिक बिजनेस मॉडल एट ऑल। क्योंकि आलू में तो कोई एमएसपी नहीं है, पोटैटो में तो कोई एमएसपी नहीं है। नहीं, लेकिन आगे का रास्ता क्या? ऐसे में किसानों के तर्क ये है कि अगर बहुत ज्यादा सामान या प्रोडक्ट में एमएसपी नहीं है तो जिनमें है उनमें फिर वैधानिक अगर उसे कर दिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? और क्या इसका बोझ, सवाल ये उठता है कि क्या इसका बोझ अगर एमएसपी को लीगल किया जाता है, मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था जो कि किसानों की बड़ी मांग है, क्या वशिष्ठ साहब उसको लीगल करने के बाद जो उसका बर्डन है, जो उसका बोझ है, क्या वो कोई भी सरकार उठाने में सक्षम होगी? क्या इसे राज्यों पर छोड़ना एक बेहतर विकल्प होगा या कोई और मॉडल? अगर दुनिया के अलग अलग देशों में देखें जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड, जहां पर इकोनॉमी रही है, जहां पर 60 से ज्यादा फीसदी पब्लिक एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। देखिए, जो एमएसपी का जो बेसिक मुद्दा है वो अभी जैसे डॉक्टर दास ने भी कहा कि ये राइस व्हीट में प्रोमिनेंट है। और आप अगर उसको वैधानिक रूप देंगे तो एक तरीके का परमानेंट कमिटमेंट है कि जो भी सरप्लस होगा वो उसके लिए आप बाध्य होंगे कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो दोनों चीजें लिंक्ड हैं। दैट मीन्स अनलिमिटेड अमाउंट और विदाउट पुटिंग एनी लिमिट कि भाई इतना हम खरीद सकते हैं, इतने मिलियन टन खरीद सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। वो भी एक समस्या आएगी कि उसको आप कितना स्टॉक करेंगे, कितना वो बेकार जाएगा, कितने की आपकी आवश्यकता है। तो सिर्फ फूड ग्रेन पे परपेचुअली एम्फेसाइज करना और उसको अनलिमिटेड वे में प्रोक्योर करना वो एक बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन होगा। और दूसरा सवाल ये है कि उतने फूड ग्रेन्स का आप क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे उस फूड ग्रेन्स को? इतना आपको एक डिमांड सप्लाई सिचुएशन भी देखना है। अगर जो आपका कमिटमेंट है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उसके बियॉन्ड आपको स्टॉक करना होगा तो वो भी एक तरीके का वेस्ट होगा अनलेस यू कैन एक्सपोर्ट इट। और एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स, WTO कंप्लायंस एटसेट्रा, वहां पर आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। और स्टेट को छोड़ने का सवाल ये होगा कि उसको फंडिंग के लिए अभी तो FCI करता है, स्टेट के पास तो इतने फाइनेंसेस है ही नहीं। स्टेट की जो फाइनेंसेस की पोजीशन है वो काफी प्रिकेरियस है, स्पेशली पेंडेमिक के दौरान में तो सारी सिचुएशन गड़बड़ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक फीजिबल, फाइनेंशियली वायबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि वो ना तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ना प्योरली फाइनेंशियल वायबिलिटी के हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे डिस्कशन आगे होना चाहिए। और इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी कि आपको फूड ग्रेन के अलावा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत हो जाना चाहिए था। आप अनलिमिटेड वे में उसको नहीं रख सकते, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ। और हमारी स्टडीज ने शो किया है कि हॉर्टिकल्चर की तरफ डाइवर्सिफाई करने से इनकम गेन होता है। जो एरिया आप शिफ्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ, वो एडिशनल इनकम आपको देगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, वहां की प्रॉब्लम्स अलग है। वहां पे एमएसपी नहीं चलेगा, वहां पर बहुत वॉलेटाइल है प्राइस फैक्टर, ताकि प्राइस क्रैश ना हो
उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि वहाँ प्राइस स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। और इसीलिए मैंने बात की कि वहाँ पे कोल्ड चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है और पैकिंग हाउसेस वहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं साइट्स के साथ, और वो मार्केट से लिंक होना चाहिए। तो उसके लिए पूरा चेन, वैल्यू चेन पे प्लान करके करना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो थिंकिंग उस डायरेक्शन में जानी चाहिए। ओके सिन्हा सर, क्योंकि आपने एफसीआई वगैरह को देखा कि अभी जो कहा जाता है कि जो टोटल खरीद होती है एमएसपी पर, वो करीब जो प्रोडक्शन है जिन जिनसों पर ये लागू है 6% के करीब शायद होता, अगर आंकड़े गलत नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक और जो ऑप्शन दिया जाता है कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से, कि क्या ये पॉसिबल है कि राज्यों पर छोड़ते हुए दो तरीके से मार्केट को ड्रिवन किया जाए? एक वो कि सरकारी खरीद, और जहां पर एक, जैसा कि वशिष्ठ साहब ने कहा, कि एक लिमिटेड प्रोडक्शन और एक लिमिटेड जो मैं कहूं कि खरीद का नंबर्स हैं वो तय हों, और इसके अलावा वो मार्केट प्लेयर जो कि ओपन मार्केट में खरीदेंगे उसके लिए एक अलग रेट के साथ हम तय कर सकते हों। स्टेट्स के ऊपर छोड़ा जाए तो उसका मैं एक सिचुएशन में इमेजिन कर रहा हूँ। पंजाब में जितना प्रोक्योरमेंट होता है, और तो पंजाब में व्हीट प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश से कम होता है। पंजाब के किसान के नाम पे आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश में ज्यादा व्हीट प्रोक्योरमेंट होता है सिंगल पूल के लिए। वहां कोई एजुटेशन नहीं है, क्योंकि वहां आड़तिया लॉबी उतना स्ट्रांग है नहीं। पंजाब में किसान एजुटेशन चल रहा है बेसिकली आड़तियों का इंटरेस्ट देखने के लिए। नाउ अगर इसको स्टेट्स के ऊपर छोड़ा जाए, मान लीजिए पंजाब में प्रोक्योरमेंट हुआ, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट पंजाब प्रोक्योर करके डेफिसिट स्टेट को भेजेंगे या बेचेंगे। नो, डेफिसिट स्टेट अगर मान लीजिए असम या वेस्ट बंगाल, अब उनके पास विकल्प होगा कि वो मध्य प्रदेश से खरीदेंगे या पंजाब से खरीदेंगे, क्योंकि दोनों जगह व्हीट प्रोक्योरमेंट। इसलिए अल्टीमेटली स्पीकिंग, जैसे डॉक्टर वशिष्ठ साहब ने भी कहा, कि डाइवर्सिफिकेशन इज द मेन वे जिससे फार्मर का इनकम बढ़ेगा। पंजाब में प्रॉब्लम ये है कि 60 के ये दशक से जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो उन्होंने मास्टर कर लिया था, उसको इतना पीक पे ले गए हैं कि आज के दिन वहां 85% उनका क्रॉप आउटपुट जो फार्म से होता है वो केवल व्हीट और पैडी ही होता है। जबकि अन्य स्टेट शाक सब्जी पर भी गए हैं, दाल पर भी गए हैं, कॉटन पर भी गए हैं, लेकिन पंजाब में वो इस ट्रैप में फंस गए हैं। इसलिए वहाँ एजुकेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ प्रोक्योरमेंट होता है किसान के नाम पे, लेकिन आड़तियों के थ्रू। उनको डर लग रहा है कि ये शायद वहाँ इसकी अहमियत कम हो जाए। इसको देने का विकल्प इम्प्रैक्टिकल इसलिए होगा कि इसको देखिए, इसमें 2 लाख करोड़ का सब्सिडी जाता है जो एफसीआई के थ्रू जाता है। इतने पैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो वो इसको निभा नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि जो विकल्प है, एक और जो मसला आता है जो सरकार की ओर से ऑप्शन है, संदीप मैं इसमें थोड़ा चाहूंगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट होल्ड करने के लिए कहता है, एक कमेटी का गठन करता है, सरकार एक प्रपोजल देती है, और एक और कमेटी की बात सरकार की ओर से कही जा रही है जिसमें कहा गया है कि आप के वो मेंबर्स भी होंगे जो कि इस आंदोलन में शामिल हैं। क्या कमेटी, कोई भी कमेटी, चाहे मेंबर कोई भी हो, उस रास्ते पर जा सकते हैं जो कि समाधान के करीब नजर आता हो? और हमें देखना होगा समाधान, जब मैं कहूं तो कि जो अब तक प्रमुख मांगे हैं वो मांगे जिस पर किसान अभी भी अडिग नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि कमेटी, दो तरह की कमेटी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, वो जो एजिटेशन को सॉल्व करने के लिए बैठाया गया था। तो सरकार जो कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये कानून के बारे में और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। जो प्रपोजल है, अभी तक तो उसका ढांचा नहीं पता, बट ये एक चीज अड़ियलपना जो 41 और 42 जो संस्था ने जो बातचीत कर रहे हैं सरकार के, जो एजिटेशन कर रहे हैं कि रिपील कर दो, नहीं तो और न माने। कोई भी निगोशिएशन, अब 10 राउंड का निगोशिएशन चल रहा है, 9-10 राउंड है। कोई भी निगोशिएशन में अब गिव एंड टेक होता है। आप प्रपोजल रख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रपोजल सरकार लिखित में दे चुका है कि मैं एमएसपी को कभी विंडो नहीं किया, क्योंकि देखिए ये एमएसपी को लीगल गारंटी का जो डिस्कशन है बहुत सदियों से चलता है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एट ऑल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी इकोनॉमिक्स को बोलिए, अर्थशास्त्र बोलिए, सबको ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। आप डिस्टॉर्ट मार्केट को डिस्टॉर्ट करोगे बेसिकली इस तरह। एंड मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा अभी का है कि जो पंजाब हरियाणा का फार्मर्स लोग रजिस्टर कर रहे हैं, उनके लिए जो वशिष्ठ साहब ने बोला, डॉक्टर वशिष्ठ ने बोला कि
डाइवर्सिटी की बात है, क्योंकि पंजाब का जो कॉमन वैरायटी ऑफ पैडी जो है, जो एफसीआई ग्रो करती है, वहां का लोकल लोग कोई नहीं खाता है उसको जो ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम में वो हम लोग को फूड डेफिशिएंट था, इसलिए पंजाब हरियाणा वेस्टर्न में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारे राइस लेकर। आप एक चीज बता दूं, अभी का जो रियलिस्टिक असेसमेंट है, अभी जो गेहूं का जो दाम है हमारे देश में, एमएसपी है, वो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत ऊपर है। अभी भी जो प्राइवेट प्लेयर जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट देने के बाद भी उसका सस्ता पड़ता है इंपोर्ट करना, रादर देन बाइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये जो डिस्टॉर्शन है कौन देखेगा कि अभी भी स्टॉक अब करोगे कितना स्टॉक लेंगे, तो वो सब चीज डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एंड दूसरा बात है कि 10 बार 15 साल के बाद पंजाब में जो स्थिति होने वाला है, जो ग्राउंड लेवल पानी का बिकॉज ऑफ द राइस स्वीट क्रॉप के लिए, उसको कौन देखने वाला है। तो मुझे लगता है किसान संगठन वो करना चाहिए कि इसके बारे में बात करो। और एमएसपी के बारे में जो कमेटी बैठाया गया है सरकार की तरफ से, वो एक वेलकम स्टेप है। एटलीस्ट एक सरकार देश के सामने रखा जाए कि क्या इकोनॉमिकली वायबल है, क्या रियलिस्टिक है एमएसपी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जहां तक कमेटी का सवाल है, वो तो अलग एक रिजॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि अभी बता रहा हूँ रियलिस्टिक की बात हो गई कि ईगो पे आ गया ये। अगर फार्मर्स यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं कुछ बिना कुछ लिए, तो वहां जाकर बोलेंगे तो यार हम हार पर आ गए। तो ये मुझे लगता है कल जो शुक्रवार का जो बैठक है, मुझे लगता है बहुत क्रूशियल है। उसमें कुछ देने, क्योंकि किसान लोगों ने ठुकराया भी नहीं है सरकार का प्रपोजल को, क्योंकि 1.5 साल के लिए रोक देने के लिए। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, क्योंकि जो किसानों ने पहली बार जो पॉजिटिव बात कही है वो कहा है कि, और मुझे लगता है कि क्या इससे वशिष्ठ साहब एक रास्ता निकलता दिख रहा है कि जब सरकार ये प्रपोजल देती है, विकल्प देती है कि इन तीनों कानूनों को कुछ वक्त के लिए हम डिले कर सकते हैं, होल्ड किया जा सकता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सरकार की ओर से कुछ और टाइम लिमिट बढ़ाने की बात हो रही है। और जाहिर है कि इसके साथ साथ एमएसपी का मसला क्योंकि जुड़ा हुआ है, अगर तीनों कानून कुछ वक्त के लिए रुकते हैं, कुछ महीनों के लिए इन्हें डिले किया जाता है, तब तक एमएसपी पर भी आगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या जो कि कमेटी बनाने की बात हो रही है, वो एक अपने को आगे बढ़ाकर सुझाव देगी। तो एक बेहतर एक बीच का रास्ता फिलहाल जो नजर आता हुआ दिख रहा है। नहीं, बीच का रास्ता मुझे थोड़ी आशा की किरण नजर आ रही है, क्योंकि ये जो लॉज को इन अबेयंस रखने की बात है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। और इस पीरियड में आप बता दीजिए उनको कि भाई एमएसपी कंटिन्यू रखा, लिख के देना है, जो भी कर लीजिए, ताकि उनको, किसानों को भी भरोसा हो जाए कि हमारी बात मान ली। लेकिन मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा कि ये जो पीरियड होगा एबेंस में रखने का, चाहे 1.5 साल 2 साल, ये पीरियड जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का, एक्सपर्ट्स का, और गवर्नमेंट की साइड से जो भी ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स आएंगे, वो उस समय को यूटिलाइज करें ये सारे मुद्दे उनके सामने रखने के लिए, किसानों के सामने, कि भाई आप जो ये सब एम्फेसाइज कर रहे हो, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करना ना फाइनेंशियली वायबल है, और उसको फिजिकली आप कहाँ रखेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, और एनवायरमेंटली ये सस्टेनेबल नहीं है, उन्हीं के हित में नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर दास ने कहा कि वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है पंजाब हरियाणा में कि वो सारा सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। तो ये समय डिस्कशन में यूज करें, उनको कन्विंस करें, और उनको ये भरोसा दिलाएं कि हम जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे या क्रिएट करने में मदद करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, वो टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो आपको क्रेडिट दिलाएंगे, वो आपको आपके प्रोड्यूस को, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, उसको कूलिंग चैम्बर में रखेंगे, उनको मार्केट से लिंक करेंगे, और ये उनको कन्विंस करें कि एक बार ये सिस्टम स्टेबल अगर हो गया एफपीओस का और चल पड़ेगा, तो उनके एनहेंसमेंट ऑफ इनकम होगा। तो ये कन्विंस करने की आवश्यकता है। आप कहें तो टाइम का बेहतर इस्तेमाल करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सोचा जाए, और किसानों को अवेयर करते हुए उनको किस तरीके से मुनाफा हो सकता है उसके एग्जाम्पल भी दिखाए जाएं। वक्त का मसला, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में कृषि कानूनों पर जो विवाद है उसके बीच अब जो बातचीत के एक के बाद एक दौर सामने आए हैं, उसमें क्या नए विकल्प सामने आ रहे हैं, और संवाद के बाद जो समाधान का रास्ता है वो कितना दूर या कितना पास नजर आ रहा है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।